नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में आए हुए 50 महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्न बताने वाले हैं। इनमें हमारे जो टॉपिक आपको सामने दिख रहे हैं, इन्हीं से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और वो प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि रेलवे अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट भी करता है और लगभग रेलवे अपने 60 से 70% क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप लोग देखिए और बताइए कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं। मैं आपको 2 से 3 सेकंड दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। ठीक है, और ये भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में हैं? भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में हैं और ये भीमबेटका की एक पहाड़ी है। ठीक है, वहाँ पे लगभग 700 गुफाएं पाई गई थी। ठीक है, और ये लगभग 30,000 साल पुरानी है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज का अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? अभी इसके पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सांची स्तूप किसने बनवाया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और बताइए कि विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था। ठीक है, और आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। विख्यात सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण अशोक ने कराया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि धमेक स्तूप जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। यह वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सबसे प्रथम अपना उपदेश यहीं पे दिया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध तीर्थस्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दांत का मंदिर श्रीलंका के कैंडी शहर में स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर को यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, आपको बताना है। इसके अलावा संविधान के एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य को नियुक्त करता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग देखिए और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लोकसभा में 550 निर्धारित सदस्यों की संख्या है, जबकि 2 एंग्लो इंडियन समुदाय का पद है। ठीक है, जो 2 पद हैं एंग्लो इंडियन का, ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है, लेकिन जो 550 पद हैं, इनमें 530 पद राज्यों से तथा 20 पद जो हैं संघ शासित राज्यों से आते हैं। जैसे हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इन सब से 20 पद आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? आपको जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलाम नबी आज़ाद। ये राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश मावलंकर जो थे भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रथम लोकसभा का जो प्रथम सभा हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक है, लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर जो थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया था
13 मई, ठीक है, 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी, ठीक है। लेकिन 15 मई, ठीक है, 15 मई 1952 को इन्हें लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1956 को हो गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। P.A. संगामा, जिनका निधन हाल ही में हुआ, किस अवधि के दौरान लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, ये कब, 13 मई, ठीक है, 13 मई 1996 से, ठीक है, 13 मार्च 1998 तक ये लोकसभा के स्पीकर पद पर रहे, ठीक है। और इनकी मृत्यु 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 2016 को हो गई थी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ से ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है, आपको बताना है किस मंडल से, ठीक है। जो हमारी सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं वो पृथ्वी पे आने से रुकती हैं। आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिएंगे सारे इंग्लिश में दिए हैं, ठीक है। अगर हिंदी में दिए होते शायद आप कर लेते, बहुत लोग को इंग्लिश में भी आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें हिंदी में ज़्यादा लोग को पता होता है, ठीक है। तो हिंदी में क्या होता है, सबसे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है हमारा समताप मंडल, यहीं पर ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। ओजोन की परत पाई जाती है जिसका संगठन होता है O3, ठीक है। और ये क्या करती है, अल्ट्रावायलेट जो किरण आती है सूर्य से उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 15 से, ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। चलिए इसको हम पृथ्वी की सतह से जितने वायुमंडल होते हैं उसका हम क्रम बता देते हैं, ठीक है। कभी कभी क्रम भी आप लोग से पूछ लिया जाता है। तो हिंदी में सबको पता होता है कि सबसे नीचे क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद समताप मंडल होता है, उसके बाद मध्य मंडल होता है, उसके बाद आयन मंडल होता है, उसके बाद बहिर मंडल होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में कभी कभी जैसे सारे ऑप्शन इंग्लिश में देता है तब कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा। तो उसमें क्या होता है, सबसे नीचे हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर होता है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। उसके ऊपर होता है ओजोनोस्फीयर, या फिर उसे हम लोग ओजोनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है हमारा आयनोस्फीयर, ठीक है, आइस हो गया। उसके बाद होता है हमारा एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो आप इसको याद करने की एक ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। जो हमारा सारा क्रम होगा, जैसे टी हमारा सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट में, मतलब लास्ट से, ठीक है, लास्ट से टी आता है, तो हमारा इसमें क्या होगा, क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा क्षोभ मंडल हो गया। उसके बाद एस आता है, उसके बाद ओ आता है, उसके बाद आई आता है, उसके बाद ई आता है, ठीक है। इस पर आप इसे याद भी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंधाधुंध कटाई का परिणाम है, आपको बताना है कि पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसका परिणाम इसमें से क्या है इन चारों ऑप्शनों में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वनों की अंधाधुंध कटाई से हमारे जो वन हैं उनका लगातार संकुचन होता जा रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि सुधार, मिट्टियाँ एवं कृषि से रिलेटेड सारे प्रश्न हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न है, भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग 4 ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए कि भारत में जो मिट्टी का रंग लाल होता है उसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उसमें क्या होती है, भारत की जो मिट्टी अधिकांश लाल होती हैं उसमें फेरिक ऑक्साइड की मौजूदगी होती है, जिसके कारण वहाँ की मिट्टियाँ लाल होती हैं, ठीक है, कहाँ की, भारत की, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि मैं आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए कि लाल मिट्टी में खेती करना कठिन है, किस लिए कठिन है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी जो जल धारण क्षमता होती है लाल मिट्टी की, ये सबसे कम होती है, इसलिए इसमें अगर आप फसल करेंगे तो बार बार आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, ठीक है। साथ साथ इसमें खनिज मात्रा की भी कमी होती है लाल मिट्टी में, ठीक है। और इसमें अधिकता किसकी से होती है, जो हमारी, तथा इसमें जो फेरिक ऑक्साइड होती है उसकी अधिकता पाई जाती है, तथा नाइट्रोजन, चूना आदि पोषक तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है, इसलिए लाल मिट्टी में खेती करना सबसे कठिन है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, कृषि प्रयोजन के लिए मिट्टी का कौन सा प्रकार सबसे बेहतर है। आपको बताना है कृषि के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, सीधे सीधे आपको ये बताइए, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो हमारी सैलाबी मिट्टी होती है, ठीक है।
जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी का और नाम है, जलोढ़ मिट्टी का नाम है शलाबी मिट्टी, और इसे हम लोग खादर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टियों में पोषक तत्वों की बहुत अधिकता पाई जाती है, इसलिए इन मिट्टियों में कृषि करना सबसे उपजाऊ तथा लाभप्रद होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कछार एलुवियल मिट्टी। कछार एलुवियल मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी भी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपास की काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आप लोग को देखे ना, आप लोग बताइए जो कपास की काली मिट्टी है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कपास की काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह मिट्टी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक मात्रा में कपास ही उत्पादित होती है, ठीक है, काली मिट्टी में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे वातावरण में लगभग 78% नाइट्रोजन, ठीक है, और लगभग 21% क्या पाई जाती है, यह हमारा नाइट्रोजन होगा, यह हमारा ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। 78% नाइट्रोजन और 21% लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तरी आकाशीय हेमिस्फीयर के कौन से क्षेत्र नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर कहते हैं, ठीक है, उर्सा मेजर को, जबकि ग्रेट लिटिल बियर को हम लोग क्या करते हैं, उर्सा माइनर कहते हैं, ठीक है। जो ग्रेट लिटिल बियर होगा उसे उर्सा माइनर कहेंगे, और जो ग्रेट बियर होगा उसे उर्सा मेजर कहेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया था? ऑप्शन बी, 1663 ईस्वी में। कब? 1663 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली को, ठीक है, हीलियोसेंट्रिज्म मतलब इन्होंने क्या बोला था कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र है, इसका सपोर्ट करने के कारण इन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया, ठीक है। कब? 1663 में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हबल अंतरिक्ष दूरबीन, हबल स्पेस टेलीस्कोप किस देश से संबंध रखता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और जो हमारा हबल टेलीस्कोप था इसे 24 नवंबर, ठीक है, 1990 को 24 नवंबर 1990 को इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था, ठीक है। और आपसे अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि अंतरिक्ष में सबसे अधिक किस देश के टेलीस्कोप हैं, तो आप लोग वहाँ संयुक्त अमेरिका मत मारिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है, ठीक है। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा कनाडा हो जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में सबसे अधिक जो टेलीस्कोप है वो कनाडा देश का है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हबल का नियम किस से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा, जो हबल का नियम है किससे संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब। आज का अगला प्रश्न है, इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और इसका जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जुलाई 2013 को इनसैट 3D नामक एक उन्नत निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को 26 जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था, और इसे एरियन 5 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो एरियन 5 नामक रॉकेट है ये अपने देश का नहीं है, ठीक है, ये फ्रांस देश का है, ठीक है, फ्रांस देश का है, ठीक है, जिसकी राजधानी पेरिस है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इनसैट 2E यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, आपको बताना है। जो इनसैट 2E उपग्रह था वो किस देश से अर्थात या किस कंपनी से लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे फ्रेंच की कंपनी
फ्रेंच गुयाना से, ठीक है, फ्रेंच की कंपनी फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 नामक रॉकेट से लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो फ्रेंच गुयाना नामक स्थान है, ठीक है, ये एक स्थान है जो हमारा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, IRNSS, ठीक है। IRNSS जो हमारा है भारत का एक नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन सा है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए। हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? GSAT-7 जो था भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट था, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार GSLV का इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सही जवाब कोई नहीं है। इसका जो रेलवे ने इसका जो क्वेश्चन को गलत मान लिया था, ठीक है। जो हम लोग भारत का पहला GSLV था उसको 2001 में लॉन्च किया गया था। कब? 2001 में, ठीक है। और जो GSLV होता है हमारा, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर, कितने? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें, ठीक है। आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा भिन्न लग रहा है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हमारा पीतल है, ठीक है, ये हमारी मिश्र धातु है, ठीक है। और जबकि लोहा, एल्यूमिनियम और जो तांबा होता है ये हमारी धातु होती है, ठीक है। और पीतल जो हमारा किन किन धातुओं से मिलकर बना है? पीतल हमारा कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना है, ठीक है। इसको आपको याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ। पिताजी से आप लोग याद कर सकते हैं कि पीतल जो हमारा किससे बना है? पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जिंक, ठीक है। जो पिताजी से हमारा बन गया पीतल, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। से आपको विषम को चुनना है, इन चारों में कौन सा विषम है आपको ये बताना है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ब्रोमास है हमारा इन चारों में से विषम है, ठीक है। जबकि पारा है जो हमारा, पारा को हम लोग पारा क्विक सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है। और पारा को हम लोग हाइड्रम जीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? हाइड्राजीरम भी कहते हैं, ठीक है। और जो पारा होता है इसका हमारा जो परमाणु क्रमांक होता है ये 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? आपको बताना है जो क्विक सिल्वर होता है वो किसे कहते हैं। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को बताया था कि इसे पारे को हम लोग क्विक सिल्वर, मरकरी, हाइड्राजीरम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से भिन्न ज्ञात करें। आपको बताना है इन चारों में से भिन्न कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें हीलियम है ये हमारा एक तत्व है, ठीक है। जबकि Na2CO3, NaCl और H2O ये यौगिक हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अभिकथन और कारण से है। अभिकथन जो ए है, कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं, ठीक है। कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो अभिकथन ए है और कारण ए है, आर है, सॉरी, अभिकथन ए और कारण आर जो है वो दोनों सही है, ठीक है। कैसे सही है? जो गर्म कपड़े होते हैं वो पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं। जो गर्म कपड़े होते हैं, जो कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं, ठीक है। क्यों नहीं धुल पाते हैं? क्योंकि अगर हम लोग कपड़े गर्म पानी में धुलेंगे तो उसमें सिकुड़न आदि आ जाती है, जिससे हमारे कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं, ठीक है। और जो कठोर जल में हमारे कई प्रकार के खनिज होते हैं जिससे साबुन उसमें अच्छे से नहीं घुलता है और कपड़े अच्छे से धुल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर और ए की उचित व्याख्या करता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और इसका जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसको मापने के लिए पोटोमीटर, कौन सा? पोटोमीटर नामक यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करते रहिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है। कौन सी जो पौधे के विकास के लिए जो मिट्टी की पीएच की वैल्यू होती है वो किस किस के बीच में होनी चाहिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग सोचिए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो पीएच का मान होना चाहिए मिट्टी का 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और पीएच स्केल की खोज जो होती है, पीएच हमारा एक स्केल होता है जिससे हम लोग क्षारीयता तथा अम्लता का ज्ञान करते हैं। इसमें हमारा पीएच स्केल में 0 से लेकर, कहाँ से लेकर 0 से लेकर 14 तक का स्केल होता है, जिसमें बीच में एक 7 संख्या होती है। ठीक है, 7 के आप जितने विपरीत आते जाएंगे, ठीक है, 7 से जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी अम्लता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे अगर आप 0 पे आ गए तो सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, जब 14 पे आएंगे तो यहाँ हमारी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्या? क्षारीयता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 14 नंबर वाले का पीएच सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, और जो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी रेलवे ने पूछा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। परागण क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए कि जो परागण है वो क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परागण जो होता है पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार जो होता है उसे हम लोग परागण कहते हैं। ठीक है, जो पराग कोश होता है ये हमारा नर जनन पार्ट होता है और जो स्टिग्मा होता है ये हमारी मादा जनन पार्ट होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, अभिकेतन और कारण से है। अभिकेतन ए क्या कह रहा है, पत्तियों का रंग हरा है। ठीक है, तो ये तो सही है। और कारण क्या कह रहा है, जो पत्तियों का रंग हरा है। ठीक है, और कारण कह रहा है क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तियों में मौजूद होता है जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा अभिकेतन ए भी सही है और जो कारण आर है ये भी सही है। ठीक है, और जो कारण है हमारा वो अभिकेतन ए की उचित व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जियोट्रोपिज्म क्या है, आपको बताना है कि जियोट्रोपिज्म होती है वो क्या होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और इसका जवाब दीजिए हमें। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जो जियोट्रोपिज्म होती है वो गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों के अगर विकास हो रहा है तो उसे हम लोग जियोट्रोपिज्म कहेंगे। अगर सूर्य की रोशनी में विकास हो रहा है, ठीक है, सूर्य की रोशनी में अगर विकास हो रहा है तो उसे हम लोग हीलियोट्रोपिज्म कहेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर ब्याज देना शुरू किया। किस प्रकार के बचत खाते पर ब्याज देना शुरू किया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दैनिक आधार पर 1 अप्रैल 2010 से बैंकों ने बचत खाते की शेष राशि पर ब्याज देना शुरू किया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रघुराम राजन आरबीआई के 3रे गवर्नर थे। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में जो आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है, आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसने सितंबर 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर उर्जित आर पटेल ने, ठीक है, 24वें गवर्नर के रूप में आरबीआई में कार्यभार को संभाला है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक की आई वर्क @home पहल किसके लिए थी। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप लोग को बताना है कि आईसीआईसीआई जो बैंक है उसमें आई वर्क @home पहल जो इसने स्टार्ट किया था किस लिए स्टार्ट किया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग देखिए और पढ़ के बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए आई वर्क @home पहल की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोट पर देखा जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भारत के जो ये पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, इनका नाम भारत की करेंसी पर देखा जा सकता है, क्योंकि ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर जो होते हैं, 1 रुपये को छोड़कर बाकी जितनी भी बड़ी नोटें होते हैं उन पे सब पर आरबीआई के गवर्नर की ही हस्ताक्षर होती है। ठीक है, और जो 1 रुपये और जो सिक्के होते हैं उन पर हमारे केंद्र सरकार का सिग्नेचर होता है। ठीक है, केंद्र सरकार के जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिक्के को हमारी केंद्र सरकार ही जारी करती है। ठीक है, आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमा की लीनिंग मंदिर। हुमा की लीनिंग मंदिर जो कि उड़ीसा राज्य में एक शिव मंदिर है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में नहीं शामिल है। जबकि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम राज्य में है, ये हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी हमारा शामिल है। और केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे राजस्थान में स्थित है, ये भी हमारे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनेस्को वैश्विक विश्व स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और इसको यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा 1986 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1986 में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व कौन थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, के राधाकृष्णन ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्ति थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और ब्रिटेन की न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम इन दोनों की ही संयुक्त पहल थी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में स्थित है। ठीक है,